नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th हिंदी मीडियम से पहला लेसन विज्ञान भाग 2 का आनुवांशिकता और उत्क्रांति। सबसे पहले हम जानेंगे आनुवांशिकता होती क्या है। आनुवांशिकता एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके फादर के जो भी गुणधर्म है बायोलॉजिकल मतलब शारीरिक, वो आपके अंदर आ जाते हैं, तो इसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहान्स मेंडल हैं। 1901 ह्यूगो द वीस इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कारण भाव समझ में आया। अब इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, यहाँ से एग्जाम में आपके आता भी है। प्रतिलेखन क्या है? प्रतिलेखन प्रथिन मतलब प्रोटीन को ही प्रथिन कहते हैं। तो प्रथिनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है। इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। मतलब कि जो सेंट्रल डोग्मा है वो क्या है? प्रथिन मतलब प्रोटीन का जो निर्माण होता है डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होता है। इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए के थाइमिन के स्थान पर यम आरएनए में यूरेसिल होता है। आरएनए निर्मित करने की इसी प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं, जहां पर न्यूक्लियोटाइड के क्रम एक दूसरे के पूरक होते हैं। आरएनए यहाँ पे अब डायग्राम देख लीजिए। इसके बाद हम अगली हेडिंग पे आते हैं। ये डायग्राम भी आपको बनाना रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अगली हेडिंग पे, जो कि है ट्रिपलेट कोडान। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाला संकेत कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय के स्वरूप में होता है। इसी को ट्रिपलेट कोडान कहते हैं। ट्रिपलेट कोडान मतलब क्या है? प्रत्येक अमीनो अम्ल, जितने भी अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाला संकेत होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप में रहता है, समुच्चय के रूप में रहता है। इसी को ट्रिपलेट कोडान कहते हैं। अब अगली हेडिंग है भाषांतरण। यम आरएनए के ऊपर, एम आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, यम आरएनए के ऊपर जिस प्रकार का कोडान होता है उसके पूरक क्रम वाला एंटी कोडान टी आरएनए पर होता है। इस क्रिया को भाषांतरण कहते हैं। अब मूल क्रम, इसका भी डायग्राम आप देख लीजिए कैसे है मूल क्रम, और ये प्रतिस्थापन हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए मूल क्रम का यहाँ पे ऐसे प्रतिस्थापन हो जाएगा। अब अगली हेडिंग आती है स्थानांतरण। टीआरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनाने का कार्य आरएनए का करता है। इस दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडान के अंतर में सरकता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। मतलब स्थानांतरण क्या है? जो टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनाने का कार्य आरएनए करता है। इस दरमियान राइबोसोम मतलब इसी दौरान जो राइबोसोम होता है वो एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडान के अंतर में सरकता है। मतलब जो सरकने का कारण है उसी को स्थानांतरण कहते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। और इसका भी डायग्राम आप देख लीजिए यहाँ पे। अब अगली हेडिंग आती है उत्परिवर्तन, जो कि महत्वपूर्ण हेडिंग है। देखो, उत्परिवर्तन सजीवों में जनकों के कारण ही वे अपने जैसे सजीवों का निर्माण करते हैं तथा इनमें से ही कुछ जनुक जैसे कि वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में आते हैं। परंतु कभी कभी इन जनुकों में अचानक परिवर्तन होता है। जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है। इस कारण जो छोटा सा परिवर्तन होता है
वह परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तन कहलाता है। तो उत्परिवर्तन एक बार और समझ लेते हैं ध्यान से। सजीवों में जनकों के कारण ही वे अपने जैसे सजीवों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है तो वो इंसान के ही बच्चे का निर्माण कर रहा है, तथा इनमें से ही कुछ जनुक जैसे कि वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में आते हैं। परंतु कभी कभी इन जनकों में अचानक परिवर्तन हो जाता है। जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी वगैरह में एक बार रेडियोधर्मिता की वजह से वहाँ के डीएनए चेंज हो गया, इस कारण से वहाँ के बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। तो अब अगली हेडिंग आते हैं उत्क्रांति। उत्क्रांति उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया है। प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीवों के किसी एक वर्ग जाति के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजातियों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रांति कहते हैं। अब इसका एक डायग्राम आप देख लीजिए, इसको हमने फ्लो चार्ट में बताया है। उत्क्रांति का प्रमाण पहला क्या है? आकारिक प्रमाण है। दूसरा है शरीर विज्ञान का प्रमाण। तीसरा है अवशेषांग। अवशेषांग में जो हैं वो कौन कौन से आते हैं? आंत्र पूंछ आती है, अक्ल डाढ़ आती है, शरीर के बाल आते हैं, नाखून आता है, मृत त्वचा आती है, कान के स्नायु आते हैं। ये अवशेषांग है। उसके बाद है जीवाश्म। जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण है। और ये पांचवा है संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी भी है। और छठा है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। अब एक एक करके हम इसको पढ़ने वाले हैं। उत्क्रांति का प्रमाण पहला है आकारिक प्रमाण। प्राणियों के मुख की रचना, आँखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती हैं। दूसरा है शरीर विज्ञान का प्रमाण। मानव का हाथ, बिल्ली का पैर, चमगादड़ का पंख तथा देव मछली का पर, इनमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी समानता दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता होती है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता है। तीसरा अवशेषांग। सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों की अथवा अंगों को अवशेषांग कहते हैं। और इसको हमने पीछे आपको बता दिया कौन कौन से अवशेषांग है। चौथा जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसी आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन होते हैं। इन सजीवों के अवशेष व चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल्स फ्यूल ईंधन कहते हैं। अगली हेडिंग है संयोजी कड़ी। पांचवा है कुछ वनस्पति और प्राणियों में शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों से संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए इन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। उदाहरण पेरीपेटस या एनिलिडा और संधिपाद इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। दूसरा उदाहरण डकबिल प्लेटीपेटस या अंडे तथा दुग्ध देता है, अर्थात यह सरीसृप और स्तनधारी की संयोजी कड़ी है। छठा अंतिम है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। समपृष्ठ रज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफ़ी समानता दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। अगली हेडिंग है डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो कि महत्वपूर्ण है। डार्विन के अनुसार जो सक्षम होता है वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसे ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात ताकतवर को ही जीने का अधिकार है। यह सिद्धांत डार्विन के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्भर करता है। पहला है प्राकृतिक चयन, यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। दूसरा उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। तीसरा
धीमी गति से होने वाला परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन इनका उल्लेख नहीं किया गया। फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। अब अगली आती है हेडिंग लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। उत्क्रांति होते समय सजीवों के शरीर रचना में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन उस परिवर्तन सजीवों द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस्य पर निर्भर होता है, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत भी कहा। हंस बत्तखों के पैर पानी में तैरने से तैरने योग्य हो गए अथवा सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते समय अपने पैर गंवा दिए। ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेषताएं हैं। इस स्वरूप के होने के कारण ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होती गई। यही उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत या लैमार्कवाद का सिद्धांत है। अब अगली हेडिंग है कार्बन का आयु निर्धारण या कार्बन डेटिंग। जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तब उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है और उस समय उनके शरीर से C14 का कम होना, यह एक ही प्रक्रिया लगातार शुरू रहती है। C12 या रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति अथवा प्राणियों में C14 तथा C12 इनका अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का समय काल उनमें C14 की सक्रियता और C14 तथा C12 का अनुपात ज्ञात कर कालावधि का मापक तैयार किया जाता है। इसे ही कार्बन का आयु निर्धारण कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब अगली हेडिंग आती है जाति उद्भव। प्राणी और वनस्पतियों के विभिन्न जातियों का निर्माण यह उत्क्रांति का ही एक परिणाम है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों सजीवों के समूह को जाति कहते हैं। तो जाति किसे कहते हैं? प्राणी और वनस्पतियों के विभिन्न जातियों का निर्माण यह उत्क्रांति का ही परिणाम है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के लिए जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन, जाति उद्भवीभवन होता है। अब अगली और लास्ट अंतिम हेडिंग हो जाएगी मानवीय उत्क्रांति। उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एक कोशिकीय सजीवों से लेकर आज तक सभी जैव विविधताओं का सृजन हुआ दिखाई देता है। 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछें नष्ट हो गई, उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ, हाथों के पंजों में सुधार हुआ तथा वे एप जैसे प्राणी बने। शेष एप जैसे प्राणी अफ्रीका में ही स्थायी हुए तथा लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उनमें से चिंपैंजी तथा गोरिल्ला का उदय हुआ। उनके कमर की हड्डियों का विकास इस तरह हुआ कि वे घास वाले प्रदेशों में सीधे खड़े रहने लगे। तब उनके हाथ किसी भी उपयोग के लिए स्वतंत्र बने। मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलिखित हमारे पास है, जो पूर्व अफ्रीका के रामापिथेकस इस एप की है। करीब 40 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के एप मतलब लंगूर का विकास हुआ। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व इस मानव सदृश प्राणी की रचना मानव होमो इस प्रजाति के सदस्य जैसी अपने करीबी जैसे दिखाई देने लगी। इस तरह से कुशल मानव तैयार हुआ। करीब 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ। उनका एशिया खंड के चीन तथा इंडोनेशिया इस भाग तक अधिवास हो गया। निएंडरथल मानव या बुद्धिमान मानव इस वर्ग का पहला उदाहरण माना गया। करीब 50,000 वर्ष पूर्व को मैग्नेन
मानव अस्तित्व में आया? करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा, जानवरों के झुंड पालने लगा, उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया। करीब 5,000 वर्ष पूर्व लिखने की कला का आविष्कार हुआ। करीब 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदय, 200 वर्ष पूर्व औद्योगिक समाज का उदय हुआ। तो इस प्रकार से आपका विज्ञान भाग 2 का पहला चैप्टर खत्म हो गया। धन्यवाद।